हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू करियर प्लैनेट। हम पढ़ रहे थे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, नीट या जेई के चैप्टर वाइज क्वेश्चन। तो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है केमिकल काइनेटिक्स। इसका एक पीवाईक्यू हम पहले सॉल्व कर चुके हैं, तो पीवाईक्यू 2 यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ केमिकल काइनेटिक्स। तो बच्चों, आज के जो क्वेश्चंस है वो सारे जेई के पेपर्स के हैं। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो चलो क्वेश्चन नंबर 1 से। तो पहला क्वेश्चन है, फॉर द एलिमेंट्री रिएक्शन M gives N, the rate of disappearance of M increases by a factor of 8 upon doubling the concentration of M. The order of the reaction with respect to M is। तो बच्चों, M तो है रिएक्टेंट, N क्या है? प्रोडक्ट। तो हमें पता है कि जो रेट होती है, रेट इक्वल्स टू क्या होता है? तो रेट इक्वल्स टू K और रिएक्टेंट कंसंट्रेशन और पावर N। N क्या है? तो मैं कह दूंगी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब ये कह रहा है बच्चों कि अगर M की कंसंट्रेशन है ना, सांद्रता दुगनी कर दे, कंसंट्रेशन क्या कर दे? डबल कर दे। ठीक है, तो देखो K M की जगह नई कंसंट्रेशन क्या कर दो? 2M पावर N। तो अगर मैं यहाँ कंसंट्रेशन डबल करती हूँ तो रेट जो है वो 8 गुना बढ़ जाती है। मतलब अब जो रेट है वो इसकी 8 टाइम्स है, यानी कि 8 इंटू रेट। ठीक है, तो दिस इज इक्वेशन 1 और दिस इज इक्वेशन 2। तो कंपेयर कर लो दोनों इक्वेशन को, है ना। इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1 कर लो तो तुम क्या देखोगे? 8 इक्वल्स टू 2 की पावर n। और 8 को क्या लिख दूँ बच्चों? 2 की पावर 3 लिख दूँ। तो 2 की पावर 3 इक्वल्स टू 2 की पावर n। तो n की जो वैल्यू है दैट इज 3। क्लियर है ना? 8 को 2 की पावर 3 लिख सकते हैं। 2 2 2 4 और 4 2 8। ठीक है, तो हम कहेंगे भाई यहाँ जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है दैट विल बी थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, यानी आपका आंसर होगा बी। क्लियर बच्चों? चले आगे। ये 2014 जेईई एडवांस का क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है। नाउ स्टूडेंट्स, द रेट ऑफ रिएक्शन डबल्स when its temperature changes from 300 Kelvin to 310 Kelvin। तो बच्चों देखो, टेम्परेचर 10 डिग्री से बढ़ाया, रेट दुगनी हो गई, यानी रेट कोफिशिएंट है ना। रेट कोफिशिएंट जो है वो 2 है। ठीक है, तो हम कहेंगे भाई रेट कोफिशिएंट यानी कि लॉग, या टेम्परेचर कोफिशिएंट पढ़ा होगा आपने, लॉग K2 बाय K1 टेम्परेचर कोफिशिएंट है, सॉरी। ठीक है, ये तो ये है 2। अब टेम्परेचर पहले कितना था? तो भाई पहले टेम्परेचर था 300 केल्विन। बाद में टेम्परेचर कितना है? तो बाद में टेम्परेचर है 310 केल्विन। फाइंड क्या करना है? तो बच्चों फाइंड करना है एक्टिवेशन एनर्जी। रेट कांस्टेंट, सॉरी गैस कांस्टेंट की वैल्यू आपको दी है, log 2 की वैल्यू दी है। अब याद करो बच्चों, अरीनियस इक्वेशन पढ़ रखी है आपने, है ना। T1 T2 टेम्परेचर पे अरीनियस इक्वेशन क्या है? तो हम कहेंगे log K2 बाय K1 इक्वल्स टू E अपॉन 2.303 R T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2। ठीक है, अब बच्चों ये है टेम्परेचर कोफिशिएंट। तो हम देख रहे हैं log K2 बाय K1 की वैल्यू है 2, रेट दुगनी हो जाती है। एक्टिवेशन एनर्जी आपको फाइंड करना है 2.303। R गैस कांस्टेंट की वैल्यू आपको रखनी है 8.314। ठीक है, T2 कितना है? तो हम कहेंगे 310 माइनस 300 डिवाइडेड बाय 310 मल्टीप्लाई विद 300। ठीक है, अब बच्चों यहाँ से जो एक्टिवेशन एनर्जी निकालेंगे आप, E इक्वल्स टू मल्टीप्लाई करते चलो 2 इंटू 2.303 मल्टीप्लाई विद 8.314 मल्टीप्लाई विद 310 मल्टीप्लाई विद 300 डिवाइडेड बाय, तो हम कहेंगे डिवाइडेड बाय क्या था? इन दोनों का डिफरेंस, यानी कि 10। अब ये जो आंसर आएगा वो आएगा जूल पर मोल, क्योंकि R की वैल्यू तो जूल में। आपको आंसर चाहिए किलो जूल में, तो वापस क्या करो? 1000 से डिवाइड कर दो। और बच्चों अब इसको सॉल्व कर लो। सॉल्व कर लोगे तो तुम्हारे पास फाइनल जो आंसर आएगा दैट विल बी 53.6 किलो जूल पर मोल। और ढंग से सॉल्व करना बच्चों, देखो दो आंसर पास पास में, 53.6 और 58 भी है ना। तो तुम यूँ नहीं कि 50 के आसपास आंसर आएगा, 50 55, तो दो डेटा है।
ठीक है, तो एग्जैक्ट सॉल्व करना पड़ेगा। सो आपका आंसर मिलेगा बच्चों 53.6 किलो जूल पर मोल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें बच्चों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो आपको बच्चों रॉन्ग स्टेटमेंट बताना है, कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, इनकरेक्ट मतलब 3 आंसर या 2 आंसर ना, स्टेटमेंट्स भी हो सकता है ना। तो हम कहेंगे 1 या 2 ऑप्शन जो है वो करेक्ट होंगे और बाकी हो सकता है ना करेक्ट हो। तो पहले देखो, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली। तो हम कहेंगे बिल्कुल, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है वो एक प्रैक्टिकल डेटा है, विदाउट एक्सपेरिमेंट हम डिफाइन नहीं कर सकते। तो ये बात तो सही है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू सम ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन टर्म्स। ठीक है, तो बच्चों ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, रेट एक्सप्रेशन में जो कंसंट्रेशन टर्म है उनकी पावर को ऐड कर दो, वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ये भी करेक्ट है। इट इज नॉट अफेक्टेड विद स्टोइकियोमेट्री कोफिशिएंट ऑफ द रिएक्शन। तो आगे जो स्टोइकियोमेट्री कोफिशिएंट है भाई 2a + 3b गिव्स प्रोडक्ट, तो 2 और 3 जोड़ के थोड़ा ना बताएंगे ऑर्डर, है ना, उससे अफेक्टेड नहीं है, ये तो प्रैक्टिकल डेटा है। और फोर्थ, इट कैन नॉट बी फ्रैक्शनल। तो भाई हाफ ऑर्डर भी हो सकता है कि मैं कंसंट्रेशन जो है वो दुगनी कर दूं और मेरा आंसर जो है वो दुगना ना हो। भाई अगर 2 की पावर 1 रखूंगी तो आंसर 2 होगा, है ना। अगर मैं 2 की पावर हाफ रख दूं, या मान लो मैं 4 रख दूं, कंसंट्रेशन 4 गुना करूं और आंसर 2 आ रहा है, तो 4 की पावर हाफ रखूंगी तभी तो 2 आएगा। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फ्रैक्शनल हो सकता है, तो ये गलत है। बाकी 3 स्टेटमेंट सही है बच्चों। तो करेक्ट आंसर जो होगा दैट विल बी ऑप्शन 4। नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर चलते हैं। इन अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन द concentration of reactant decreases from 800 mole per decimeter cube। तो डेसीमीटर क्यूब मतलब लीटर, ठीक है। तो 800 मोल पर लीटर टू 50 मोल पर लीटर इन 2 × 10⁴ सेकेंड। द रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन इन सेकेंड इनवर्स। ठीक है, तो सेकेंड इनवर्स भी बताना है, रेट कांस्टेंट फर्स्ट ऑर्डर के लिए। तो बच्चों सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। फर्स्ट ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला है k = 2.303 डिवाइडेड बाय टाइम log बेस 10। R0 मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन, R मतलब रिमेनिंग, या A/A - x लिख दो। A मतलब इनिशियल, A - x मतलब बचा हुआ, तो ये भी वही है। ठीक है, तो बच्चों k फाइंड करना है, तो 2.303 टाइम फाइंड भी सेकेंड इनवर्स में करना है k को, और टाइम है भी सेकेंड्स में, 2 × 10⁴ log बेस 10। नाउ स्टूडेंट्स R0 इनिशियल कंसंट्रेशन कितना है, तो देखो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीजेस फ्रॉम इतना तो इतना, तो इतना मतलब इनिशियल, और बचा हुआ कितना है इतना, तो 800/50। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व ही तो करना रहेगा बच्चों। तो k = 2.303, 10⁴ को ऊपर ले लो, 10⁻⁻4 डिवाइडेड बाय 2 log बेस 10। अब इसको सॉल्व कर लो, 5 × 1 = 5, 6 7 8 और 6 log 16। अब log 16 को कैसे लिखेंगे, तो बच्चों log 16 को मैं लिख दूं 4 का स्क्वायर, ठीक है, और ये हो जाएगा 2 log 4, और log 4 कितना होता है 0.6020, है ना। log 4 को फिर लिख दो log 2 का स्क्वायर, ठीक है, तो हम कहेंगे 2 × 0.6020। अब इसको बच्चों वैल्यू रख के और सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करेंगे तो तुम्हारा आंसर आएगा 1.386 इंटू 10⁻⁻4 second inverse. So correct answer will be option C. Clear? आगे बढ़े। Now, if I is the intensity, यहाँ I है बच्चों, ठीक है, I is the intensity of absorbed light and C is the concentration of AB for the photochemical process.
AB plus H nu gives AB star. The rate of formation of AB star is directly proportional to. तो भाई AB तो आपका रिएक्टेंट है, अब ये लाइट की एनर्जी, H nu क्या है, लाइट की एनर्जी, उसको लेके एक्साइटेड हो जाता है AB स्टार और उसके बाद अपना प्रोडक्ट बनाता है। ठीक है, अब इसकी कंसंट्रेशन तो है C, ठीक है भाई, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है C और इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो है, ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो है बच्चों वो है I। अब हमें क्या देखना है, तो आपको देखना है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ AB स्टार इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, मतलब स्पीड बता दो एक तरह से। तो बच्चों ये लाइट की प्रेजेंस में होने वाली रिएक्शन है, तो ऐसी केमिकल रिएक्शन जो लाइट की प्रेजेंस में होती है उसे कहते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शन। और जनरली फोटोकेमिकल रिएक्शन जो है वो जीरो ऑर्डर को फॉलो करती है ना। फोटोकेमिकल रिएक्शन कौन से काइनेटिक्स को फॉलो करती है, जीरो ऑर्डर। आपने एक एग्जांपल देखा भी होगा, हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद क्लोरीन टू फॉर्म HCl इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, है ना, आपकी बुक में भी है। और हमने क्या देखा था, रेट प्रोपोर्शनल टू H2 की पावर 0 और Cl2 की पावर 0, है ना। तो बच्चों ये फोटोकेमिकल रिएक्शन है, मतलब कंसंट्रेशन पे तो डिपेंड करना ही नहीं है। किस पे डिपेंड करना है, सिर्फ इंटेंसिटी यानी I पे। तो करेक्ट आंसर जो होगा दैट विल बी इंटेंसिटी ऑफ I, यानी कि ऑप्शन आपका रहेगा B और आंसर रहेगा I। क्लियर बच्चों। नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम, द रेट कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन ट्वाइस N2O5 gives 4NO2 plus O2 is 3 into 10 to the power minus 5 सेकेंड इनवर्स। रेट कांस्टेंट की जो यूनिट है वो है सेकेंड इनवर्स, तो हम कहेंगे सेकेंड इनवर्स तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए होती, मतलब जो भी रिएक्शन है आपकी ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो कर रही है। ठीक है भाई, तो इतना तो क्लियर हो गया कि ये रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो कर रही है। ठीक है, अब रेट कांस्टेंट यानी बच्चों K दिया हुआ है, कितना है K, तो ये है 3 into 10 to the power minus 5 सेकेंड इनवर्स। ठीक है, ये रेट कांस्टेंट है। नाउ इफ द रेट इज 2.4 into 10 to the power minus 5 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, तो आपको रेट भी दिया हुआ है भाई, कितना है 2.4 into 10 to the power minus 5 मोल पर लीटर को मोलैरिटी लिख देती हूँ मैं, ठीक है, सेकेंड इनवर्स। देन द कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 आपको बताना है। ठीक है, तो भैया N2O5 का कंसंट्रेशन बताना है, रेट दिया हुआ ये दिया, तो बच्चों रेट क्या होती है, तो हम कहेंगे रेट इक्वल्स टू रेट कांस्टेंट और कंसंट्रेशन एट गिवन टाइम। ठीक है, और फर्स्ट ऑर्डर तो पावर 1। अब सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, रेट की वैल्यू दे रखी है आपको, कितनी है रेट, तो मैं कहूँगी 2.4 into 10 to the power minus 5। रेट कांस्टेंट यानी K ये भी दिया हुआ है 3 into 10 to the power minus 5, और N2O5 जो है ये आपको फाइंड करना है। अब 10 to the power minus 5 10 to the power minus 5 तो कैंसिल हो गया बच्चों, तो अब आपके पास आ गया 2.4 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है ना, 2.4 डिवाइडेड बाय 3, कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं है। ठीक है, अब तो कितना हो गया बच्चों, ये हो गया 0.8। आपका जो करेक्ट आंसर होना चाहिए दैट शुड बी 0.8। क्लियर बच्चों, तो ये आंसर हो गया हमारा डी। नाउ इन द फॉलोइंग रिएक्शन XA gives YB log minus DA by DT equals to log 10 DB by DT plus 0.3010। ठीक है, A and B respectively can be, A क्या है और B क्या है, मतलब क्या है वो तो नहीं बता सकते ना भाई, A कुछ भी हो सकता है, B कुछ भी हो सकता है, लेकिन कितना है एक्चुअली, X कितना है और Y कितना है ना। नंबर ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट पूछ रहा है, नंबर ऑफ मोल्स पूछ रहा है। ठीक है, तो हम कहेंगे X और Y बताना है इसको। अब देखो 0.3010 मतलब log 2 है क्या बच्चों, 0.3010 मतलब क्या हुआ, log 2 है। ठीक है, तो हमारे पास जो इक्वेशन है वो है log बेस 10
माइनस डी ए बाय डी टी। तो माइनस मतलब रेट ऑफ डिसअपियरेंस, मतलब ये रिएक्टेंट है ही सही, और वैसे भी दे रखा है ए रिएक्टेंट है और बी प्रोडक्ट है, ठीक है, इक्वल्स टू log dB बाय डी टी प्लस log 2, ठीक है। अब बच्चों ये तो चलो मैंने ऐसे लिख दिया log dA बाय डी टी माइनस dA बाय डी टी, ठीक है। log A प्लस log B क्या होता है? log A इंटू बी। log A log X प्लस log Y क्या होता है? log बाहर X इंटू वाई। तो मैं यहाँ log एक बार ले लूँ बाहर, तो ये हो गया 2 dB बाय डी टी। तो हम कहेंगे बिल्कुल, है ना, log A प्लस log B क्या होता है? log A इंटू बी, ठीक है। तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये है ना, खोल के लिखोगे तो वापस वहाँ पहुँच जाओगे। अब ये 2 यहाँ लिया हूँ मैं, तो ये हो गया बच्चों 1/2, और बाकी क्या है आपके पास? तो आपके पास है log, या चलो बाद में ले आते। अब क्या करें, log log कैंसिल कर दें, तो भाई माइनस डी ए बाय डी टी। अब तो आपकी इक्वेशन आ गई बच्चों, माइनस डी ए बाय डी टी इक्वल्स टू डी बी बाय डी टी मल्टीप्लाई विद 2, तो 2 इधर आ जाएगा, तो -1/2 डी ए बाय डी टी इक्वल्स टू क्या है बच्चों? तो ये है डी बी बाय डी टी, ठीक है। अब जो रिएक्शन है देखो, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1/2 है ना, मतलब ये 2 मोल पे चल रहा है, 2 मोल से 1 मोल बन रहा है, यानी 2A गिव्स B। अभी ऑप्शन देखो तो N ब्यूटेन गिव्स आइसोब्यूटेन, तो एक ही है, इधर भी ब्यूटेन उधर भी ब्यूटेन। फिर इथीन से C6H6, तो भाई C2H2 से अगर मैं C6H6 पे चली जाऊं, C2H2 से कहाँ जाऊं? C6H6, तो बैठेगा नहीं, 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, तो यहाँ 3 है ना, तो मैं कहूँगी भाई यहाँ 3 है, तो मेरे पास तो 2A गिव्स B है, तो ये भी सेट नहीं हुआ, ठीक है। अब देखो C2H4 से कहाँ जाए? C4H8 पे जाए, ठीक है, यहाँ कुछ दिया हुआ नहीं था मान लो, तो C2H4 से C4H8 पे जाए, तो क्या करें, इसके आगे ट्वाइस कर दो क्या? तो C4H8 है ना, तो मतलब ये मैच हो रहा है, देखो 2A गिव्स B, और N2O4 से NO2, तो N2O4 से NO2 मतलब आप खुद सेट करो, ट्वाइस NO2, तो ये तो A गिव्स 2B है, तो मेरे पास जो इक्वेशन है दैट इज 2A गिव्स B। तो फर्स्ट तो वैसे ही मैच नहीं हुई, इधर भी ब्यूटेन उधर भी ब्यूटेन, इधर तो ये 3 आ रहा है, इधर 2 आ रहा है, तो हम कहेंगे ये वाली मैच हो रही है, यानी जो करेक्ट आंसर है दैट शुड बी ऑप्शन सी। क्लियर बच्चों? चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम में चलते हैं। कंसिडर द गिवन प्लॉट ऑफ एंथैल्पी ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन बिटवीन A एंड B. A प्लस बी गिव्स C प्लस डी, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेट। अब बच्चों ये ग्राफ दिया है भाई, A प्लस बी, ग्राफ देख के तो लग रहा है A प्लस बी मिलके या तो C बना रहे हैं या D बना रहे हैं, उधर दे दिया C प्लस डी, ठीक है भाई, या तो इधर ये बनाएंगे, दोनों एक साथ नहीं बनाएंगे, या तो इधर जाएंगे तो ये बनाएंगे और इधर जाएंगे तो ये बनाएंगे। अब आपको पूछा है रॉन्ग स्टेटमेंट बताओ, सारा ही पढ़ना पड़ेगा रॉन्ग स्टेटमेंट के लिए, ठीक है। 2019 का क्वेश्चन है बच्चों, जेईई मेंस का सेकंड शिफ्ट का, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या है कि आपको ग्राफ तो दे रखा है, किसके बीच में ग्राफ है? तो मैं कहूँगी एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कोऑर्डिनेट, ठीक है। अब देखो कुछ कुछ याद करो, हमने ऐसा कुछ पढ़ा था कि भाई प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, ठीक है, यानी कि रिएक्शन कोऑर्डिनेट, 12th में एनसीईआरटी में हमने ऐसा कोई ग्राफ पढ़ा था कि रिएक्शन कोऑर्डिनेट और प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तो हमने देखा था भाई रिएक्टेंट सीधा प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होता है, उसे एक एनर्जी बैरियर को पार करना पड़ता है, और वो एनर्जी जो खर्च हो जाती है दैट इज एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। ये हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है कि भाई हाँ डायरेक्ट तो जाएगा नहीं, जो खर्चा होगा दैट इज एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। बस इस चीज़ को मुझे यहाँ पे काम में लेना है। तो भाई ये है A प्लस बी, ठीक है, फिलहाल इनकी एनर्जी 5 किलो जूल पर मोल है। अब मान लो अगर मैं A प्लस बी से कहाँ जा रही हूँ? C पे जा रही हूँ, यहाँ जा रही हूँ, है ना, ये तो इतनी एनर्जी खर्च होगी, कितनी? तो मैं कहूँगी 20 है, कितनी? तो 5 है,
और 20 खर्च होगी। तो एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ सी, है ना भाई, सी तक जाने के लिए तो 5 पहले से है मेरे पास, 20 खर्च होगी, मतलब कितनी खर्च होगी तो मैं कहूँगी 50 किलो जूल पर मोल। ठीक है, अब अगर मैं A प्लस बी से कहाँ जाऊँ बच्चों, D पे जाऊँ। ठीक है, मैं यहाँ जा रही हूँ, यहाँ, है ना, D बनाना है, तो ये एक्टिवेशन खर्चा तो यही है। तो ये 5 है और ये कितना है, 15 है ना, 5 ऑलरेडी अवेलेबल है, 15 खर्च हो रही है, मतलब डिफरेंस कितना है, 10 का। तो एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ D, तो मैं कहूँगी भाई D की एक्टिवेशन एनर्जी जो होगी दैट शुड बी 10 किलो जूल पर मोल। समझे ना बच्चों, वही ग्राफ है, थोड़ा घुमाया है, हमें पता है ये रिएक्टेंट है, यहाँ से यहाँ जाने का खर्चा 5 है, 20 खर्च हो रहा है मतलब 15, और यहाँ 5 है, 15 खर्च हो रहा है मतलब 10। तो मुझे इतना तो क्लियर हो गया कि भाई C की एक्टिवेशन एनर्जी जो है बच्चों वो क्या है, 15 है, और D की एनर्जी जो है एक्टिवेशन एनर्जी वो 10 है। अब नई चीज़ क्या है, तो तुम ऑप्शंस पढ़ो, है ना। तुम्हें कहना है D इज काइनेटिकली स्टेबल प्रोडक्ट। तो भाई अगर एक्टिवेशन एनर्जी कम है ना भाई, एक्टिवेशन एनर्जी मतलब यहाँ से यहाँ पहुँचने में, तो यहाँ से यहाँ पहुँचने में तो खर्चा कम, तो भाई अगर किसी की एक्टिवेशन एनर्जी कम है, खर्चा कम है, तो बन जाएगा, है ना। तो डेटा तो यही कह रहा है कि भाई डी जो है वो काइनेटिकली स्टेबल है, इसमें बनाने में मुझे इतनी दिक्कत नहीं आई। पूछा गया है, अच्छा इनकरेक्ट पूछा है, तो ये तो सही लग रहा है, ठीक है। अब डी काइनेटिकली स्टेबल है। अब देखो थोड़ा सा ध्यान रखना, जो काइनेटिकली स्टेबल होता है, काइनेटिक्स और थर्मोडायनामिक्स थोड़ा अपोजिट होते हैं ना, तो जो काइनेटिकली स्टेबल है वो थर्मोडायनामिकली लेस होगा, और जो काइनेटिकली अनफेवरेबल है वो थर्मोडायनामिकली क्या होगा, स्टेबल होगा। तो भाई इसकी एक्टिवेशन एनर्जी कम है, तो मतलब काइनेटिक्स के अकॉर्डिंग ये स्टेबल है, ठीक है, क्योंकि कैलकुलेशन तो यही कह रही है कि ये जल्दी बन जाएगा, है ना। लेकिन कैलकुलेशन ये कह रही है कि इसको बनाने में खर्चा ज़्यादा है, तो थर्मोडायनामिकली ये कंपाउंड स्टेबल भी होगा, तो ठीक है भाई, थर्मोडायनामिकली स्टेबल। तो दो आंसर सही लग रहे हैं कि डी काइनेटिकली स्टेबल है, याद कर लेना इस स्टेटमेंट को, ठीक है, और सी जो है वो थर्मोडायनामिकली स्टेबल है। यहाँ तक दो स्टेटमेंट तो ठीक है। अब फॉर्मेशन ऑफ ए एंड बी फ्रॉम सी हैज हाईएस्ट एंथैल्पी ऑफ एक्टिवेशन। सी बनाना, अच्छा ए और बी बनाना है सी से, उल्टा आपको तो दिया हुआ था ए बी से, हम तो ऐसे पढ़ रहे थे। अब मुझे सी से बनाना है ए और बी, तो चेक कर लेती हूँ। तो भाई ये है सी, फिलहाल इसकी एनर्जी कितनी है, तो यहाँ चलूँ ना 0। तो भाई मुझे सी से ए बी बनाना है, तो मैं 0 पे हूँ और कहाँ पहुँचना है, 20 तक पहुँचना है ना। यहाँ तक बात नहीं तो गिरेगा, ग्राफ उल्टा पढ़ लो, पहले यहाँ तक मुझे जाना है, फिर जो ये रिलीज करेगा वो अलग चीज़ है। तो मैं कहूँगी भाई एक बार जो मेरी एनर्जी खर्च होगी वो होगी 20, ठीक है। तो भाई सी गिव्स ए प्लस बी, तो मेरी एक्टिवेशन एनर्जी खर्च हो गई 20 किलो जूल पर मोल, ठीक है ना। और सी से ए और बी बनाने में हाईएस्ट एक्टिवेशन एंथैल्पी है, चेक कर लेते हैं भाई। तो डी से भी तो देखो शायद मेरे हिसाब से स्टेटमेंट कंप्लीट नहीं है, डी से कंपेयर होना चाहिए बच्चों। ऐसे तो हम करेंगे कैसे इसको, तो एक बार मैं इसको चेक कर लेती हूँ। फॉर्मेशन ऑफ ए एंड बी फ्रॉम सी हैज हाईएस्ट एंथैल्पी ऑफ एक्टिवेशन, कंपैरिजन होना चाहिए बच्चों वापस किससे, डी से, ठीक है। और अगर देखो अगर मैं डी से बनाऊं ए प्लस बी, तो डी खुद कितने पे, 10 पे, और ए प्लस बी पे जाना है ना। अगर मैं डी से ए प्लस बी बनाऊं तो उल्टा चलूंगी ना, तो भाई 10 पे मैं हूँ, 15 पे जाना है, तो डी गिव्स ए प्लस बी। तो जो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन है वो मैं 10 पे हूँ और 15 पे जाना है, मतलब मुझे 5 जूल खर्च करना है, ठीक है, 5 किलो जूल पर मोल, ठीक है। तो ये कह रहा है सी से ए और बी बनने में एक्टिवेशन एंथैल्पी हाईएस्ट है, तो अब तक का हाईएस्ट वैल्यू तो 20 ही आ रहा है। तो चलो नहीं भी है पूरा स्टेटमेंट तब भी ठीक है ना, सारी निकाल दी मैंने, आगे चलने वाली भी, बैक साइड आने वाली भी। तो अब तक की हाईएस्ट आंसर 20 है, तो ये भी करेक्ट हो गया भाई। अब तो ये गलत होना ही चाहिए, पकड़े इसको। एक्टिवेशन एंथैल्पी टू फॉर्म सी इज 5 किलो जूल पर मोल लेस देन दैट टू फॉर्म डी। तो भाई सी बनाने में एक्टिवेशन एनर्जी
कितनी है 15, डी बनाने में एक्टिवेशन एनर्जी 10, ठीक है। तो 5 ज़्यादा है ना, कम का है, डिफरेंस तो 5 का ही है। एक्टिवेशन एंथैल्पी टू फॉर्म सी, ठीक है भाई, लेस देन दैट ऑफ, तो लेस का है भाई, सी बनाने की एक्टिवेशन एनर्जी 5 ज़्यादा है, ठीक है, यहाँ पे भी 5, तो हम कहेंगे कम नहीं है भाई, ज़्यादा है। अच्छा, तो गलत स्टेटमेंट ही तो पूछ रहा है, तो फिर ये गलत हो गया, बाकी 3 तो हमने पूरे अच्छे से चेक किए, वो सही है, तो दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा अच्छे से करके जाओगे बच्चों उसको। चलो नेक्स्ट, ये वाले क्वेश्चन तो आपने बहुत किए होंगे बच्चों। फॉर द रिएक्शन 2A + B gives C, values of initial rate at different reactant concentration are given in the table below, the rate law for the reaction। तो देखो, एक तो शॉर्टकट तरीका है, एक पूरा प्रोसेस के थ्रू है ना, स्टेप बाय स्टेप करो। तो अभी देखो, ये 0.05, ये 0.05, ये कांस्टेंट है, ये 0.05, ये 0.10, डबल कर दिया, तो भाई यहाँ से मैं दुगना कर दिया मैंने इसको, ये भी क्या हो गया, डबल हो गया, तो 2 का आंसर 2, मतलब रेट जो है वो A की पावर 1 पे डिपेंड कर रही। तो ऐसा ऑप्शन सर्च कर लो जिसमें रेट जो है वो A की पावर 1 पे डिपेंड कर रही है, मतलब 2 आंसर तो गलत हो गए, ठीक है। अब इसको हटा देते हैं, चलो अब क्या देखें, तो B तो कांस्टेंट है ही नहीं, कोई बात नहीं। देखो भाई, इसको डबल किया तो मुझे पता है वो डबल होना ही चाहिए था, है ना, इसको भी डबल कर दिया, ये कितना हो गया, तो भाई ये 8 गुना हो गया ना, 90 और 72, 0.09 और 72 मल्टीप्लाई कर लो 8 से, है ना, तो पहुंच जाओगे। तो भाई इसको डबल किया, इसको भी डबल किया, तो 8 गुना हो गया, तो देखो आंसर 8 टाइम है ना, और 2 तो यहाँ आ ही गया, 2 की पावर 1, क्योंकि इसको डबल किया। अब मैं 2 की पावर कितना रखूं कि आंसर 8 आ जाए, तो 8 मतलब क्या हुआ, 2 की पावर 3, 2 की पावर 1 मेरे पास ऑलरेडी है। अब मैं इस 2 की पावर कितना रखूं, तो मैं इस 2 की पावर 2 रखूंगी ना, तो 2 का स्क्वायर, 2 2 ज़ा 4 और 4 2 ज़ा 8, तो मतलब यहाँ जो है वो आना चाहिए 2 और यहाँ आना चाहिए 1, ठीक है। तो मतलब A की पावर तो होनी चाहिए 1 और B की पावर क्या होनी चाहिए 2, मतलब मेरे हिसाब से आंसर फर्स्ट होना चाहिए। और तुम्हें लगे कि नहीं भाई ऐसे शॉर्टकट तो मैं नहीं कर सकता, तो पूरा कर लो। तो पूरा क्या करना है, 3 इक्वेशन बनाओ। आपको पता है रेट इक्वल्स टू K, A की पावर मान लो P और B की पावर मान लो Q, ठीक है। पहले ये 2 इक्वेशन बनाओ, है ना। रेट कितनी है बच्चों, 0.05 इक्वल्स टू K, A कितना है 0.05 और B कितना है 0.05, ठीक है। और सेकेंड इक्वेशन बनाओ तो है 0.09 इक्वल्स टू K, A कितना है 0.10 पावर P और ये 0.05 पावर Q। दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2, है ना। बड़ा कौन है, तो 0.090 बड़ा है, ठीक है। तो इक्वेशन 2/1 कर दो बच्चों, इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1, ठीक है। तो यहाँ से तुम P निकालोगे तो वो 1 आएगा, है ना। ये दोनों काट दोगे तो 2, ये भी काट दोगे 2, तो 2 की पावर P इक्वल्स टू 2, मतलब P इक्वल्स टू 1 आ जाएगा आपके पास, ठीक है। अब क्या करें, ये तो हो गया। अब तीसरी इक्वेशन बना दो, से ये वाली 0.72 इक्वल्स टू 0.20 पावर P और 0.10 पावर Q। दिस इज इक्वेशन 3। अब इक्वेशन 3 में किसी को भी डिवाइड कर दो, मान लो तुमने इक्वेशन 1 को डिवाइड कर दिया। अब P की वैल्यू तुम्हारे पास है, अब तुम्हें फाइंड करना है Q की वैल्यू। तो बच्चों Q की वैल्यू आ जाएगी 2। तो अब तुम चेक करोगे तो तुम्हें फर्स्ट जो एक्सप्रेशन मिलेगा, मतलब जो रेट एक्सप्रेशन मिलेगा वो होगा A की पावर 1 और B की पावर, तो हम कहेंगे A की पावर 1 और B की पावर 2, यानी आपका जो आंसर होगा दैट शुड बी ऑप्शन 1, ठीक है। तो वो आएगी हमारे पास, सिंपल है, शॉर्टकट तरीके से करना है बच्चों। देखो जेई का एग्जाम दोगे तो ये तो बोर्ड पैटर्न है ना, डायरेक्ट दिमाग लगाओगे। कैसे करोगे, देखो इसको दुगना किया, वहाँ दुगना हो गया, मतलब A की पावर 1 है। अब इसको दुगना किया तो वहाँ डबल होना ही था, मतलब 0.09 का मल्टीप्लाई विथ 2 तो होना ही था, लेकिन ये भी डबल कर दिया तो वो कितना हो गया 8 टाइम्स हो गया। तो 2 इंटू 4 कर दूँ, तो 2 इंटू 4 मतलब 2 की पावर 2, तो 2 की पावर 2 यानी ये हो गया, है ना। इसका ऑर्डर 2, इसका ऑर्डर 1, ठीक है।
चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं बच्चों। तो नेक्स्ट है डीकम्पोजिशन ऑफ एक्स एग्जिबिट्स अ रेट कांस्टेंट ऑफ 0.05 माइक्रोग्राम पर ईयर। ठीक है, अच्छा रेट कांस्टेंट मतलब के, तो के की वैल्यू है 0.05 माइक्रोग्राम पर ईयर। तो भाई माइक्रोग्राम मतलब कंसंट्रेशन है ना, और ईयर मतलब टाइम इनवर्स। तो भाई ये वाली यूनिट तो फर्स्ट ऑर्डर की तो नहीं है, ये तो जीरो ऑर्डर की है। तो मैं कहूँगी भाई इस यूनिट से पकड़ लिया कि ये जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है। ठीक है भाई, है ना, इस यूनिट है ना कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, तो हम कहेंगे, पढ़ा था ना हमने k इक्वल्स टू कंसंट्रेशन की पावर 1 माइनस n और टाइम इनवर्स, तो n की वैल्यू जीरो रख दो, यहाँ पहुंच जाओगे। तो हम कहेंगे जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है। अब ये कह रहा है हाउ मेनी ईयर्स आर रिक्वायर्ड फॉर द डीकम्पोजिशन ऑफ 5 माइक्रोग्राम ऑफ x इंटू 2.5 माइक्रोग्राम। ठीक है, तो भाई तुम्हारे पास k आ गया, तो देखो k इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है आपके पास आर नॉट माइनस आर अपॉन टी। आर नॉट मतलब इनिशियल, आर मतलब बचा हुआ, टी मतलब टाइम, और के हो गया रेट कांस्टेंट। तो भाई रेट कांस्टेंट तो है 0.05। आर नॉट मतलब शुरू में कितनी कंसंट्रेशन है, तो वो है 5 माइक्रोग्राम। रिमेनिंग कितनी है, तो हम कहेंगे बचेगा 2.5। टाइम आपको बताना है। ठीक है, तो टाइम इक्वल्स टू 5 माइनस 2.5 कितना हो गया, 2.5 डिवाइडेड बाय 0.05। ठीक है, पॉइंट उड़ा दो, तो ये तो आ गया 50, है ना, और क्या था माइक्रोग्राम पर ईयर था ना, तो 50 ईयर्स लगेंगे। यानी आपका करेक्ट आंसर जो दिख रहा है बच्चों, दैट इज ऑप्शन डी, 50 ईयर्स। क्लियर, सिंपल है ये तो बिल्कुल ही। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट है आपके पास, इफ अ रिएक्शन फॉलोज द अरेनियस इक्वेशन द प्लॉट ln k है, वो है ना ln मतलब लॉग बेस e। ठीक है, ln k वर्सेस 1 अपॉन आर टी। ठीक है, गिव्स द स्ट्रेट लाइन विद अ ग्रेडियंट y माइनस वाई, सॉरी ग्रेडियंट माइनस वाई, यूनिट मतलब स्लोप जो है दैट इज माइनस वाई। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्टिवेट द रिएक्टेंट इज, मतलब एक्टिवेशन एनर्जी बतानी। अब अरेनियस इक्वेशन को पूछ रहा है तो लिख ही लेते। तो भाई अरेनियस इक्वेशन क्या है, ln k, पहले तो मैं ऐसे लिख देती हूँ भाई, अरेनियस इक्वेशन है k इक्वल्स टू a e टू द पावर माइनस ई ए बाय आर टी। अब लॉग ले लूँ, तो भाई लॉग k इक्वल्स टू लॉग a माइनस ई ए बाय आर टी। अब ग्राफ प्लॉट करना है ln k और ये 1 अपॉन टी, अच्छा 1 अपॉन आर टी में। ठीक है भाई, तो ln k और 1 अपॉन आर टी के बीच में अगर मैं ग्राफ प्लॉट कर भी दूं, ठीक है, दिस इज 1 अपॉन आर टी एंड दिस इज ln k। ठीक है बच्चों, तो ln k और 1 अपॉन आर टी में मैंने ग्राफ प्लॉट कर दिया, तो स्लोप तो आएगी नेगेटिव और इंटरसेप्ट आएगा ln a। ठीक है, तो ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, है ना, और इस ग्राफ का जो स्लोप होगा, तो स्लोप होगा माइनस का e, है ना, माइनस ये लिखा है ना यहाँ पे, तो स्लोप जो है वो ये बनेगा माइनस ई। अब ये क्या कह रहा है कि जो ग्राफ का ग्रेडियंट है यानी कि स्लोप है वो माइनस ई है, सॉरी माइनस वाई है, तो माइनस वाई, तो माइनस माइनस कैंसिल कर दूं, तो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन तो वाई हुआ, माइनस तो नहीं हुआ, तो हम कहेंगे एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन दैट शुड बी इक्वल टू वाई, यानी करेक्ट आंसर जो है दैट इज ऑप्शन डी। क्लियर है ना बच्चों, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन आपसे पूछा है तो हम कहेंगे वो हो जाएगा वाई के इक्वल। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम में चलते हैं। हाँ, तो फॉर एन एलिमेंट्री केमिकल रिएक्शन A2 फॉरवर्ड भी जा रही है तो कांस्टेंट है K1 और प्रोडक्ट है 2A, और बैकवर्ड आ रही है तो K-1। ठीक है, द एक्सप्रेशन फॉर dA बाय dt। ठीक है, तो भाई A2 K1 K-1 इक्वल्स टू 2।
तो भाई रेट जो होगी डी किसके रिस्पेक्ट में बतानी है, डी ए बाई डी टी के रिस्पेक्ट में बतानी है। तो रेट इक्वल्स टू 1/2 डी ए बाई डी टी, ठीक है। और डी ए बाई डी टी कितना होगा, तो हम कहेंगे 2 टाइम्स ऑफ रेट। अब यहाँ तक तो पढ़ा है, अब ये कुछ नया है क्या, एनसीईआरटी में ना पढ़ा हो शायद, है ना, पढ़ा तो था मतलब, लेकिन इस पैटर्न में नहीं पढ़ा था। अब देखो कुछ भी नहीं करना है, अगर फॉरवर्ड जाए तो साइन पॉजिटिव ले लो, है ना भाई, ये बन रहा है तो साइन पॉजिटिव ले लो। ए के रिस्पेक्ट में आंसर पूछा है, ए के बनने की स्पीड बता दो, तो बन ही तो रहा है तो पॉजिटिव। और बैकवर्ड आओगे तो आपका ए गायब होने वाला है, तो माइनस ले लो, कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। तो रेट इक्वल्स टू, है ना, फॉरवर्ड जाएगी तो रिएक्टेंट क्या है, तो मैं कहूँगी A2, कांस्टेंट क्या है K1, तो मैं कहूँगी रेट इक्वल्स टू K1 और रिएक्टेंट है A2, है ना। स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट आगे कुछ नहीं लिखा है तो पावर 1, ठीक है। बैकवर्ड जाए तो A खत्म होने वाला है तो माइनस लगा दो, ठीक है, तो बैकवर्ड गया तो माइनस। कांस्टेंट क्या है, तो K इनवर्स है आपका K-1, और बैकवर्ड जाएगी तो रिएक्टेंट कौन हो गया, रिएक्शन उल्टी चल रही है तो रिएक्टेंट कौन है A, स्टोइकियोमेट्री 2 है तो पावर 2, तो हम कहेंगे हाँ ये तो 11th और 12th मिला के पूछ लिया इसने, तो A की पावर 2, ठीक है। लेकिन ये तो रेट है ना, तुम्हें क्या पूछा है डी ए बाई डी टी, तो रेट को 2 से मल्टीप्लाई कर लो, तो भाई डी ए बाई डी टी इक्वल्स टू, रेट को 2 से मल्टीप्लाई कर लो तो इट विल बी 2K1 A2 माइनस 2K-1 A की पावर 2, ऐसा कोई आंसर है क्या, 2K1 A2, है ना, और माइनस 2K इनवर्स और A की पावर 2, सही किया है ना। 2K1 A2 माइनस K इनवर्स, सॉरी 2 आएगा ना, 2, अच्छा ये रहा, हाँ ऑप्शन सी 2K1 A2 ये रहा माइनस, ठीक है, 2K इनवर्स या K-1 A की पावर 2, थोड़ा पास पास में लिखा है ना, ठीक है। तो ये आंसर हो गया आपका ऑप्शन सी। तो ये भी था बच्चों 2019 का क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो ग्राफ मैंने बना दिया, थोड़ा प्रिंट नहीं था। अब देखो विच ऑफ द फॉलोइंग लाइंस करेक्टली शो द टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K फॉर एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब देखो इसको करने के 2 तरीके, एक तो वेंट ऑफ इक्वेशन से कर लो या अरेनियस इक्वेशन से कर लो, और एक है ना मान लो कुछ नहीं आता डायरेक्ट कर लो तो ज़्यादा बढ़िया है। देखो शॉर्ट भी है, कभी गलत भी नहीं होगा, ये बात भी पक्की है। देखो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है बच्चों, तो एक्सोथर्मिक का मतलब तो तुम समझ गए ना, है ना। जो बायो वाले बच्चे ना उनको में से ही करवाते हैं पूरा इक्वेशन करके, और फिर करने से मतलब क्या, जब डायरेक्ट आंसर आ रहा है शॉर्टकट, तो एक्सो मतलब हीट रिलीज होना, तो रिएक्शन के दौरान हीट रिलीज हो रही है, मतलब लो टेम्परेचर इज द नेसेसरी कंडीशन, लो टेम्परेचर चाहिए, ठीक है। तो मतलब कि अगर मैंने टेम्परेचर बढ़ाया तो K जो है वो घटेगा, है ना भाई। रिएक्शन टेम्परेचर बढ़ाओगे उसको चाहिए ही नहीं, फिर भी टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रिएक्शन बैकवर्ड आएगी, फॉरवर्ड में तो एक्सो है, ठीक है। तो हम कहेंगे भाई एक्सो के लिए टेम्परेचर बढ़ाते तो रेट कांस्टेंट कम होता है, ठीक है। अब बच्चों अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगी मतलब 1/T घटेगा, और अगर 1/T घटेगा तो K क्या होगा, बढ़ेगा। तो ये इनवर्स रिलेशन आ रहा है ना। T बढ़ाओगे तो K कम हो रहा था क्योंकि क्या थी, एक्सोथर्मिक थी, तो T बढ़ाओगे तो 1/T की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और K बढ़ेगा। तो अब तुम चेक कर लो, गलत तो नहीं देख लिया हमने, है ना। एक्सोथर्मिक यानी रिएक्शन के दौरान हीट रिलीज हो रही है, ठीक है। तो अगर तुमने टेम्परेचर बढ़ाया तो बच्चों K की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो K की वैल्यू कम हो जाएगी। मैं ग्राफ चेक कर लेती हूँ बच्चों, ग्राफ शायद T में तो नहीं है, ग्राफ तो आपका 1/T में ही है, रिएक्शन भी एक्सोथर्मिक है, ठीक है। एक बार ग्राफ चेक करते हैं बच्चों। सही तो है, टेम्परेचर बढ़ाया तो K क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। मतलब टेम्परेचर घटाऊं, ठीक है,
तो 1/T क्या होगा, बढ़ेगा। भाई मुझे के बढ़ाना है ना, तो मुझे क्या करना है, टेम्परेचर कम करना है, तो टेम्परेचर घटाऊं, है ना, तो 1/T क्या होगा, बढ़ेगा। और टेम्परेचर और के में उल्टा रिलेशन है, ठीक है, तो टेम्परेचर घटाऊं तो के तो बढ़ना ही है, कर लेंगे ना ऐसे आराम से, वो भी सही था, है ना, थोड़ा सा। चलो, तो भाई अगर आप कह रहे हो कि 1/T बढ़ाते हैं तो के बढ़ता है, बस, तो 1/T बढ़ाओगे ना तो के बढ़ेगा। टी बढ़ाते हो, टेम्परेचर बढ़ाते हो तो के घटता है ना, लेकिन तुम तो टेम्परेचर घटा रहे हो, तो टेम्परेचर घटाओगे तो रेट कांस्टेंट बढ़ेगा, क्योंकि के बढ़ता हुआ और घटता हुआ दोनों है ना, ठीक है। तो अब तुम चेक कर लो कि भाई 1/T बढ़ने के साथ साथ के कहाँ बढ़ रहा है, तो देखो 1/T तो सब में आगे बढ़ रहा है, के बढ़ने वाली कंडीशन एक तो ये रही, ए में बढ़ रहा है, फिर सी में तो ये 1/T जैसे से बढ़ रहा है, के की वैल्यू कम हो रही है, लॉग के की वैल्यू भी कम हो जाएगी, और ये भी कम हो रहा है, बढ़ने वाली कंडीशन ये है, ठीक है। तो हम कहेंगे भाई ए एंड बी। और नहीं तो तुम अपनी इक्वेशन से भी कर सकते हो, आपके पास क्या इक्वेशन थी बच्चों, तो आपके पास थी लॉग के इक्वल्स टू लॉग ए माइनस EA/RT, ठीक है। अब एक्सोथर्मिक है ना बच्चों, तो एक्सोथर्मिक के लिए आप डेल्टा H की वैल्यू क्या रखेंगे, तो एक्सोथर्मिक के लिए आप डेल्टा H की वैल्यू रख दो नेगेटिव, ठीक है, तो -EA/RT में आप डेल्टा H रख दो माइनस EA/RT इक्वल्स टू माइनस डेल्टा H/RT, ठीक है, तब भी तुम्हारा आंसर आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है ना। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो के के साथ रिलेशन दे देगा, ठीक है, लेकिन ये ज़्यादा इजी तरीका है कि भाई एक्सोथर्मिक के लिए टेम्परेचर कम होगा तो के बढ़ेगा। टेम्परेचर कम कब होगा, जब 1/T बढ़ेगा, तो जैसे जैसे 1/T बढ़ रहा है ना, के बढ़ रहा है, डायरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए एंड बी, तो करेक्ट आंसर है ए एंड बी, ऑप्शन ए, ठीक है बच्चों। लास्ट क्वेश्चन, decomposition of H2O2 follows a first order reaction, ठीक है, तो H2O2 का डिकम्पोजिशन, तो भाई H2O2 कैसे डिकम्पोज होगा, तो हम कहेंगे देखो, वैसे तो इसने बताया है शायद ऑक्सीजन का कोई केस, है ना, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2, H2O2 पड़े पड़े जो है बच्चों वो टूट जाता है वाटर और O2। मान लो इक्वेशन नहीं आती है तो उसने बोला है, ऑक्सीजन का जिक्र किया है, मतलब ऑक्सीजन तो बनाओगी, तो बाकी तो चॉइस ही क्या है, ठीक है, तो ट्वाइस वाटर और O2, ठीक है। अब क्या करें, तो इन 50 मिनट द कंसंट्रेशन ऑफ H2O2 डिक्रीजेस 0.5 टू 0.125। काइनेटिक्स कौन सा है, फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है, 0.5 से 0.125, मतलब पहले 0.5 से 0.25 और 0.25 से 0.125, 1/4 लग रहा है ना, ठीक है। तो भाई देखो, पहले 0.5 कंसंट्रेशन थी, उसकी आधी हुई होगी 0.25, उसके बाद फिर उसकी आधी हुई होगी 0.125, ठीक है। तो ये पूरा टाइम जो बता रहा है, ये बता रहा है कितना, 50 मिनट, ठीक है, मतलब 1/4 होने में 50 मिनट लगा, तो आधा होने में 25 मिनट लगेगा, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर है ना बच्चों, तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ पीरियड क्या होता है, तो हम कहेंगे फर्स्ट ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ तो कांस्टेंट होता है, ठीक है, हाफ लाइफ कांस्टेंट होता है ना, तो हम कहेंगे भाई यहाँ लगे होंगे 25 मिनट और यहाँ पे भी कितने लगे होंगे, 25 मिनट, और टोटल टाइम जो है वो हो गया होगा बच्चों 50 मिनट, ठीक है। तो मैंने कह दिया भाई चलो टी हाफ तो आ गया, 25 मिनट्स। अब रेट कांस्टेंट के निकाल देते हैं, तो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए के इक्वल्स टू 0.693 अपॉन टी हाफ, टी हाफ कितना है 25, ठीक है, यहाँ तक तो पहुँच गए। अब ये क्या कह रहा है, व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ H2O2 रीचेज 0.05, तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2, और घुमा दिया, ठीक है। तो भाई हमें इतना बताया कि भाई रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2 की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, तो रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2 इक्वल्स टू K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ H2O2, ठीक है। तो भाई ये कह रहा है कंसंट्रेशन हो गई 0.05, ठीक है, तो रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2 यानी कि -DH2O2 अपॉन dt,
इक्वल्स टू कितना है K, तो K है 0.693 डिवाइडेड बाय 25 और H2O2 का कंसेंट्रेशन कितना है बच्चों, तो वो पहुंच गया 0.05। ठीक है, लेकिन अभी यहाँ खत्म नहीं हुआ है, ये तो आपने डीकम्पोजिशन ऑफ H2O2 बताया है, इसने पूछा है फॉर्मेशन ऑफ O2 बताओ, मतलब एक और क्राइटेरिया है ना, रेट लॉ लगाओ यहाँ पे, तो भी रेट लॉ रेट इक्वल्स टू -1/2 DH2O2 अपॉन DT, इसको पूछा ही नहीं तो मैं लिख ही नहीं रही हूँ, इक्वल्स टू DO2 बाय DT। मतलब आपसे पूछा है कि भाई DO2 बाय DT बताओ, तो DO2 बाय DT जो होगा वो आपका जो आंसर आया है DH2O2 बाय DT, यानी कि ये इसका भी क्या कर दो, हाफ कर दो। तो बच्चों इसका भी आधा कर दो, तो 0.693 डिवाइडेड बाय क्या करना है, तो 0.693 मल्टीप्लाई विद तो है आपका 0.05 डिवाइडेड बाय 25 और अगेन डिवाइडेड बाय 2, तो आपका आंसर आएगा बच्चों 6.93 इंटू 10⁻⁻⁴। ठीक है, तो आपका आंसर आएगा 6.93 इंटू 10⁻⁻⁴ मोल पर लीटर मिनट इनवर्स। ठीक है, तो ये आंसर मिला है आपको ऑप्शन नंबर ए। थोड़ा ध्यान से कैलकुलेशन करना बच्चों, दो ऑप्शन जो है वो नज़दीक आ रहे हैं, है ना, तो थोड़ा आपको कैलकुलेशन में ध्यान रखना पड़ेगा। करेक्ट आंसर ये हो गया आपका। ठीक है, तो यहाँ कंप्लीट हुए बच्चों हमारे जेई के क्वेश्चंस टॉपिक केमिकल काइनेटिक्स। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे, काफ़ी स्टैंडर्ड क्वेश्चन थे बच्चों। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करेंगे।